नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा अभावी और अत्यधिक मांग की समस्याएं। और एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि जो पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था है वो एक आदर्शात्मक स्थिति है, लेकिन वास्तविक जीवन में वैसी संभावना कम देखने को मिलती है। तो अर्थव्यवस्था में अभावी और अत्यधिक मांग की समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अभावी तथा अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय अपनाए जाएं, अर्थात इन समस्याओं को दूर करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है अभावी तथा अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। अभावी तथा अत्यधिक मांग को ठीक करने के 3 उपाय हैं। नंबर 1 राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। नंबर 2 मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। और नंबर 3 विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो सबसे पहले हम करेंगे राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय, राज करने का कोष या राजा का कोष। अब राजा अर्थात सरकार को कई प्रकार की गतिविधियां, कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं, तो उसके लिए सरकार को आय की प्राप्ति होना ज़रूरी है ताकि उनको व्यय कर सके। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है वो सरकार की आय और व्यय को लिया जाता है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की बजट या आय तथा व्यय संबंधी नीति से है, जिनका प्रयोग अभावी तथा अत्यधिक मांग को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपाय हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। पहला है सरकारी व्यय की वित्तीय व्यवस्था या सरकारी आय, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिवेन्यू। और दूसरा है सार्वजनिक या सरकारी व्यय, पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले हम करते हैं सरकारी व्यय की वित्त व्यवस्था या सरकारी आय से संबंधित राजकोषीय उपाय। इस उपाय के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं: कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। सबसे पहले है कर, टैक्सेस। अब कर होते क्या हैं? कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। कर 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस, और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो व्यक्तियों की आय तथा धन पर लगाए जाते हैं। इनका बोझ उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर ये कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि। जबकि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इसके बोझ को किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर आदि। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से बिस्किट भी ला रहे हैं तो आप उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। सरकार जनता से ऋण के रूप में जो रकम एकत्रित करती है उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। और तीसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से अभिप्राय है बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अधिक करेंसी जारी करना। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के वे 3 उपाय हैं जो सरकारी व्यय की वित्त व्यवस्था करने से संबंधित है। इन उपायों का प्रयोग करके सरकार अत्यधिक मांग तथा अभावी मांग की स्थिति को ठीक कर सकती है। ये तो था आय से संबंधित उपाय। अब है सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय से संबंधित उपाय कि सरकार कहां कहां पे उनको खर्च करती है। तो ये इस प्रकार हैं। नंबर 1 सार्वजनिक निर्माण,
जैसे सड़कें, बांध, पुल आदि पर किया जाने वाला व्यय। नंबर 2, सार्वजनिक कल्याण के कार्य जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि पर किए जाने वाला व्यय। तीसरा है देश की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था आदि पर किया जाने वाला व्यय। और चौथा है उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सब्सिडीज। ये सभी उपाय भी अत्यधिक और अभावी मांग को ठीक करने के लिए काम आते हैं। तो ये राजकोषीय नीति के उपाय जो हमने किया, आय संबंधी उपाय और व्यय संबंधी उपाय, इन्हीं के द्वारा अभावी और अत्यधिक मांग को ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे अभावी मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय। इसको करने से पहले एक बार फिर हम अभावी मांग, डेफिसिट डिमांड को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। अभावी मांग क्या होती है? जब पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो कुल मांग होनी चाहिए, वास्तव में कुल मांग उससे कम होती है, अर्थात जो संतुलन है वह अपूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में आय, उत्पादन और रोजगार में कमी होती है और कीमतों में भी कमी होती है। अब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो मांग कम की जाती है, उत्पादन नहीं होता, रोजगार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस प्रकार पहुंचाया जाए ताकि मांग में वृद्धि हो, और साथ ही साथ उत्पादन में, रोजगार में कैसे वृद्धि करनी है, ये हम राजकोषीय उपाय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे अभावी मांग को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले है करों में कमी, डिक्रीज इन टैक्सेस। कर आपको मालूम ही है कि अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की वास्तविक आय और ज़्यादा कम हो जाती है और मांग भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में अभावी मांग की जो स्थिति पैदा होती है उसको दूर करने के लिए करों में कमी की जाती है। अभावी मांग को ठीक करने के लिए अर्थात मांग में वृद्धि करने के लिए करों में कमी की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, निगम कर आदि में कमी की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप निवेशकर्ताओं तथा गृहस्थों को निवेश तथा उपभोग पर अधिक व्यय करने को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा है सार्वजनिक ऋण में कमी, डिक्रीज इन पब्लिक डेट। सरकार द्वारा सरकारी ऋणों में कमी की जानी चाहिए जिससे लोगों के पास अधिक क्रय शक्ति हो सके और मांग में वृद्धि हो। तीसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि, इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। अभावी मांग की स्थिति में सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का स्तर बढ़ता है तथा मांग में वृद्धि होती है। और जो चौथा उपाय है वो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। केन्स ने भी माना है कि अभावी मांग को ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना है। कहने का अभिप्राय है कि सरकार को ही इनिशिएट करना पड़ेगा, निजी निवेश की संभावना बहुत कम होती है। तो सरकार किस प्रकार व्यय करेगी? सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे सड़क, बांध, पुल आदि पर किए जाने वाले निवेश व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। सार्वजनिक कल्याण के कार्य जैसे सड़कें बनाना, गांवों का विद्युतीकरण, नहरों का निर्माण आदि पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था पर भी व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। बेरोजगारी भत्ते, सामाजिक सुरक्षा आदि के रूप में किए जाने वाले हस्तांतरण भुगतान तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये थे अभावी मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभावी मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट, डेफिसिट बजट की नीति अपनानी चाहिए। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होगा। व्यय में वृद्धि होने के कारण कुल मांग में वृद्धि होगी तथा अभावी मांग की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। अब हम करेंगे अत्यधिक मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमने अभावी मांग में उपाय किए उसका उल्टा हो जाएगा। अत्यधिक मांग क्या है? जब
कीमतों में ही वृद्धि होती है, उत्पादन और रोजगार स्थिर रहता है। अर्थात लोगों के पास ऐसी स्थिति में पैसा ज़्यादा होगा, वो मांग ज़्यादा करेंगे, जबकि उत्पादन कम है तो लोगों से पैसे को कम करना है। तो अत्यधिक मांग को इस प्रकार ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस। अत्यधिक मांग की स्थिति में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप लोगों की प्रोज्य आय कम होगी तथा वे वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग करेंगे। नंबर 2, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो सके। नंबर 3, घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी की जानी चाहिए क्योंकि कम मात्रा में नए नोट छापने से कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा अत्यधिक मांग की समस्या को सुलझाया जा सकेगा। और नंबर 4 है सार्वजनिक व्यय में कमी, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक कल्याण, देश की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था और आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्ययों में कमी की जानी चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अत्यधिक मांग की स्थिति में सरकार को आधिक्य बजट, सरप्लस बजट की नीति अपनानी चाहिए। इसके फलस्वरूप सरकार की आय में वृद्धि होगी तथा सरकारी व्यय में कमी होगी। अब हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, कि इसके द्वारा कैसे अभावी और अत्यधिक मांग को ठीक किया जा सकता है। अब सबसे पहले कि मौद्रिक नीति होती क्या है। तो मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की लागत या ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तथा मुद्रा की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को नियंत्रित करती है। या इसकी परिभाषा यूं भी दी जा सकती है कि मौद्रिक नीति का संबंध ब्याज की दर तथा साख की उपलब्धता को नियंत्रित करके कुल मांग के स्तर तथा संरचना को प्रभावित करने से है। मौद्रिक नीति के उपाय, मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति के मुख्य 2 उपाय हैं। पहला है मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। और दूसरा है गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहले हम करेंगे मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव मेजर्स या मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मात्रात्मक साख नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका उद्देश्य किसी देश की साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना होता है। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित विधियों द्वारा मात्रात्मक साख नियंत्रण करता है। बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना तथा बेचना। तीसरा है न्यूनतम नकद निधि अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशो। न्यूनतम नकद निधि अनुपात से अभिप्राय किसी बैंक की जमा राशि के उस न्यूनतम प्रतिशत से है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। और चौथा है तरलता अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन लिक्विडिटी रेशो। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित अनुपात नकदी या तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसे ही तरलता अनुपात कहा जाता है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपायों के साथ साथ मौद्रिक नीति और विदेशी व्यापार नीति के द्वारा अभावी और अत्यधिक मांग को कैसे ठीक करना है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ पर अब आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है, आपने इसे कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।